नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। गाइस, आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न की। इनकम टैक्स रिटर्न में हम आपको प्रैक्टिकली फाइल करना सिखाएंगे कि ITR 1 कैसे फाइल की जाती है। दोस्तों, मैं हूं पीयूष कुमार मित्तल और हम लोग जनरली लेकर आते हैं गवर्नमेंट सब्सिडीज़, फंडिंग और एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई वो वीडियो जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, और कोशिश करते हैं हम किसी बिजनेसमैन या सैलरीड पर्सन का पैसा बचाने के लिए। तो दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं, हम लोगों ने इससे एक प्रीवियस वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको ये नहीं पता है कि आपके ऊपर कौन सी ITR एप्लीकेबल होगी, तो पहले आप वो वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि उस वीडियो के माध्यम से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये ITR 1 मुझे फाइल करनी है नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक साथ में बता देता हूँ, ITR 1 उन व्यक्तियों को फाइल करनी है जिनकी आय यानी जिनकी इनकम सैलरी से हो रही हो, या वो पेंशन कमा रहे हो, या किसी एक हाउस प्रॉपर्टी का रेंट आ रहा हो, या मैं बात करूँ तो अदर सोर्सेज में, यानी कि उनकी अदर इनकम्स जैसे डिविडेंड है, FD का इंटरेस्ट है, सेविंग का इंटरेस्ट है, या कमीशन की इनकम है, या उनका एग्रीकल्चर इनकम, जो उनके पास खेती की जो एग्रीकल्चर लैंड है वो 5,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं हम इनकम टैक्स को हमें कैसे वर्किंग करनी है। तो दोस्तों, हमें गूगल में जाना है। गूगल पे जाके हमें लिखना है इनकम टैक्स लॉगिन। इनकम टैक्स लॉगिन जाके आप इसमें लॉगिन करेंगे। जनरली आप लोगों ने ID पासवर्ड बनाए हुए होंगे। अगर आपने ID पासवर्ड नहीं बनाए हैं तो आप यहाँ पे रजिस्टर पे जाके क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर डालना होता है। उसके बाद में जैसे हम लोग नॉर्मली सोशल मीडिया अकाउंट बनाते हैं, उसमें हमें अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई करवाना है, मेल ID वेरीफाई कराना है, आपको पासवर्ड बनाना है। सेम वही तरीका होता है। पैन नंबर आपका बना हुआ है तो ऑलरेडी कुछ डिटेल प्री फिल मिली हुई आती है, सिर्फ आपको वैलिडेट करना होता है। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये कोशिश करेंगे कि ये ITR हम आपको मतलब कोशिश करेंगे 5 से 7 मिनट के अंदर कैसे आपको फाइल करनी है। अगर आप चाहें तो अपना टाइम ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो को कोशिश करूँगा जितना जल्दी, लेकिन मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा ताकि प्रैक्टिकली हम लोग कोई गलती ना करें। तो दोस्तों, मैंने पैन नंबर डाल दिया है। पैन नंबर डालने के बाद हमें यहाँ पे पासवर्ड डालना है। हम लोग पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद देखते हैं हमें कैसा पेज दिखता है। तो दोस्तों, ये लॉगिन पेज आ चुका है। लॉगिन पेज आने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें ये जो पेज दिख रहा है, इसमें जाकर हम लोग यहाँ पे लॉगिन ITR फाइल कर सकते हैं। लेकिन उसको फाइल करने से पहले मैं 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। आपको सभी को ध्यान रखनी है। आपको सबसे पहले जाना है अपने AIS में। ये क्या चीज़ है दोस्तों, मैंने पहले भी कई वीडियो बनाई है। मेरी एक वीडियो है कि इनकम टैक्स रेट क्यों पड़ती है। इनकम टैक्स रेट पड़ने का कारण है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है। वो इन्फॉर्मेशन कौन देता है? वो कई सारे अदर डिपार्टमेंट, जैसे आपका रेवेन्यू लीगल डिपार्टमेंट है, आपकी LIC है, आपकी बैंक्स हैं, आपकी क्रेडिट कार्ड कंपनीज़ हैं, आपकी व्हीकल कंपनीज़ हैं। तो ये AIS TIS वही बताता है। तो पहले हमें जाके ये देखना है कि सामने वाले बंदे ने AIS TIS में क्या दिखाया हुआ है, यानी कि इनकम टैक्स क्या बोलता है कि मेरी इनकम किस किस चीज़ से अर्न हो रही है। तो हम लोगों ने ये वीडियो हम लोग देख लेते हैं इसको। तो हम इसको पाएंगे कि जस्ट 1 मिनट। ओके, यहाँ पे पासवर्ड प्रोटेक्टेड है गाइस। इसका पासवर्ड क्या है? इसका पासवर्ड है शॉर्ट लेटर्स में, यानी कि जो आपका पैन नंबर है और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, तो वो आपको यहाँ पे पुट करना है। मैं डायरेक्टली यही चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। मेरे को भारी दिख गया है तो मैंने यहीं से ही आइडेंटिफाई कर लिया है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो असेसी है जिसका ITR हम फाइल कर रहे हैं, उसके यहाँ पे उनको कमीशन आया हुआ है। 194D इंश्योरेंस का कमीशन है, 194H कमीशन ब्रोकरेज है, और यहाँ पर आपको ब्रोकरेज दिख रहा है। तो इस तरह से हम लोग 194H कमीशन, ये हमें यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। SFT डिटेल के अंदर हमें दिख जाएगा कि उसका सेविंग इंटरेस्ट कितना आ रहा है, पेमेंट का कोई टैक्स किया है, डिमांड रिफंड है, या कोई अदर इन्फॉर्मेशन है। तो आपको ये जाके चेक करना है। आप और अच्छे देखना चाहते हैं तो ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड जो फाइल है, इसका पासवर्ड लगेगा आपका पैन नंबर और आपका जो आपका डेट ऑफ बर्थ है। तो दोस्तों, हमने ये सारी चीज़ें चेक कर ली हैं। हम आगे चलते हैं। अब हमें दूसरा एक काम और चेक करना है, उसे हम बोलते हैं फॉर्म 26AS। ये आपको चेक करके आइडेंटिफाई करना है हमारा TDS कितना है। जनरली अगर आप इनकम टैक्स की साइट से फाइल करते हैं तो भी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपका TDS ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करने लग जाता है। तो जैसे हम यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करके डाल देते हैं 24-25, और हम यहाँ पे VUS कर देते हैं HTML। हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें यहाँ पे पता लग जाता है हमारा TDS कितना कटा हुआ है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं।
ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने कवर कर ली है। आगे बढ़ते हैं हम इसके अंदर। अब इसके अंदर हमको शुरू करना है आईटीआर फाइल करना, क्योंकि हमने देख लिया है कि मेरी इनकम किस किस चीज़ की मुझे शो करनी है, तो और मेरे को साथ में ये भी देखना है कि मेरे को और आगे क्या क्या चीज़ें इन्फॉर्म करनी है इनकम टैक्स को। अब जैसे कि अदर सोर्सेज की इनकम में मुझे बताना है कि टोटल मिला के इतना कमीशन अर्न किया है, तो कमीशन अर्न किया है और साथ में हम लोगों ने इंश्योरेंस का कमीशन भी अर्न किया है। तो अब आगे हम चलते हैं, इसके अंदर हम शुरू करते हैं आईटीआर फाइल करना। तो आईटीआर फाइल करने की शुरुआत में हम सबसे पहले यहाँ से भी फाइल कर सकते हैं और हम यहाँ पर जाकर भी फाइल कर सकते हैं। ओके, तो हमें सबसे पहले असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। मैंने कुछ डेटा प्री फिल्ड करने की कोशिश की है, तो आपको हो सकता है प्री फिल्ड डेटा यहाँ पे दिखे ताकि आपका टाइम बचे। तो मैंने यहाँ पे रिज्यूम फाइल कर रहा हूँ, लेकिन मैं कवर करूँगा सारे वही एस्पेक्ट ताकि आपका टाइम सेव हो। ओके, तो हम लोग यहाँ पे आईटीआर 1 फाइल कर रहे हैं। मैं आपको बता दिया हूँ कि आईटीआर 1 किन किन के लिए फाइल होता है। देखिए दोस्तों, एक इसमें ना पॉपअप आता है। पॉपअप बोल रहा है कि जितने भी डेटा हैं ऑलरेडी वो प्री फिल्ड होते हैं कई जगह पे, तो वो आप वेरीफाई ज़रूर करें। प्लीज़ वेरीफाई द प्री फिल्ड डेटा विद योर रिकॉर्ड्स। हो सकता है कि जैसे कई डाटा में आप मान के चलिए यहाँ पे 15,000 रुपये का TDS दिखाया हुआ है, तो 15,000 के TDS में हो सकता है आपका TDS ज़्यादा कटा हो लेकिन इसमें डेटा नहीं आ रहा हो, तो आप वेरीफाई करते चले। तो मैंने कुछ डेटा मैं पहले से भरे हुए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सारा प्रोफाइल आपका प्रीफिल्ड आता है, एड्रेस प्रीफिल्ड आता है। आपको एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है, तो आपको एम्प्लॉयमेंट, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, PSU है, अदर है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, तो मैंने अभी यहाँ पे अदर सेलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक तरह से यहाँ पे 139(1) में आईटीआर फाइल करना है। दोस्तों 139(1) क्यों सेलेक्ट करना है आपको, क्योंकि अगर आप 31 जुलाई से पहले फाइल कर रहे हैं तो आपको 139(1) का यहाँ पे पॉपअप सेलेक्ट करना है। और अगर आपका नोटिस के खिलाफ कर रहे हैं, यानी कि आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिला है कि नहीं कि भाई आपने आईटीआर फाइल नहीं की थी, तो 139(9) का फाइल करना है नोटिस के खिलाफ में। अगर आपको कोई नोटिस 142 का मिला है, 148 में असेसमेंट हो रहा है आपका, यानी कि 448 तो काफ़ी टफ काम हो गया, 153 हो रहा है, तो ऐसे केस में अभी आपको किसी कंसल्टेंट की मदद लेनी चाहिए, आपको रिटर्न नहीं भरनी चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों कुछ छोटी छोटी चीज़ मैं बताता हूँ। 139(5) जो आपको दिख रही है 139(5), यहाँ आप देख पा रहे हैं 139(5) रिवाइज रिटर्न होती है। अगर आपसे कोई रिटर्न गलती हो जाती है तो आपको इसको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है, फिर आपको आगे बढ़ना है। ओके, यहाँ पे आपको 139(1) पे क्लिक करना है, जहाँ पे मैं ब्लू है। आपको एक अगला ऑप्शन आएगा 115(b)(6) का। दोस्तों ये क्या है, ये चीज़ है न्यू रिजीम। हम लोग एक वीडियो लेकर आए हैं, ओल्ड रिजीम वर्सेस टैक्स न्यू रिजीम। दोस्तों सरकार ने क्या किया था, लास्ट 2 साल पहले उन्होंने न्यू रिजीम को ला दिया। उन्होंने बोला कि अगर आप चाहते हो कि आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कम है, आप छोड़ो, आप 5 लाख की डिडक्शन मत लो, हम आपको 7.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन दे देंगे। आप वहाँ तक आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा, बशर्ते कि आपको 89A की रिलीफ मिल जाती है। ओके, तो आप क्या करना चाहते हो, अगर आपको लगता है आप न्यू रिजीम में जाना चाहते हो, यानी आप इन्वेस्टमेंट की छूट नहीं लेना चाहते हो। इन्वेस्टमेंट कैसे होते हैं, जैसे LIC, म्यूचुअल फंड, स्कूल फीस बच्चों की जो आप जमा करा रहे हैं, ELSS, आपने 5 साल की FD कराई हुई है, आपको मेडिकल इंश्योरेंस है, आप लोगों ने कोई आपकी फैमिली में हैंडीकैप पर्सन है, उसकी आप छूट लेना चाहते हैं, ऐसे कई सारे ऑप्शन हैं। उनका अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप 150 तो नो कीजिए। और आप नहीं लेना चाहते हैं, आपको लगता है मेरे को डिडक्शन है नहीं मेरे पास, तो आप यस कर देंगे। यस करके आप न्यू रिजीम में चल जाओगे। तो मैंने यहाँ पे नो किया है, इस कारण से हमें आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ प्री वैलिडेट आपका ऑलरेडी फिल्ड अकाउंट आता है। क्यों, क्योंकि जब आप लॉगिन करते हैं रजिस्ट्रेशन, मैंने बताया था एक साइन इन का ऑप्शन आपको बताया था, तो साइन इन करते टाइम आपको बैंक डिटेल डालनी होती है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे सब वेरीफाई किया हुआ है, मैंने कंफर्म कर दिया है। अब मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ आगे। मैंने दूसरा डाला है कि अब मैंने जो आईटीआर का जो मेन पॉइंट है शुरू हो चुका है कि आपको भाई सैलरी का क्या क्या डिटेल डालना है। तो सैलरी में हम लोगों से पूछ रहा है कि भाई आपको क्या ट्रैवल एंड कॉस्ट का है। जब आप एक एक पॉइंट पढ़ेंगे, आर यू एलिजिबल फॉर क्लेमिंग एग्जाम्पशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकम, ये जो LTC बोलते हैं, लीव ट्रैवल कंसेशन, ये उसका पॉइंट है। आपको यहाँ यस नो पुट करने हैं। तो यहाँ पे मैंने आर यू एलिजिबल फॉर एग्जाम्पशन इन ट्रांसपोर्ट अलाउंस, आपको यस नो करके आपको इसको प्रोसीड करना है। ओके, आप यहाँ पे करेंगे तो इनके करने के बाद यहाँ पे आपसे सैलरी की डिटेल मांगने लग जाएगा। ये 3 पॉइंट आपसे पहले पूछता है, आपको इसमें नो पुट करना है। अगर नहीं है, अगर है तो आप डाल दीजिए। इसको मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, क्या करती है इनकम टैक्स ने एक प्रिज्यूम किया हुआ है कि पहले आपसे वो एग्जाम्पशन पूछ रहा है।
ताकि वो डायरेक्टली जब आप सैलरी पुट करेंगे वो ऑटोमेटिकली उनका डिडक्शंस क्लेम कर लेगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैं आपको एडिट करके भी दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे सैलरी डाली हुई है, ये सैलरी मैंने डाली है सेक्शन 17(1) के अंदर। आप कोई वैल्यू पर रिक्विजिट आपको लगती है जो आपको मिली है, जैसे कि आपको मान के चलिए कि कोई फैसिलिटी मिली है, किसी क्लब की फैसिलिटी मिली है आपकी कंपनी की तरफ से, आपको सेडेक्सो के जो फूड कूपन्स मिले हुए हैं, ऐसे कई सारे परक्विजिट्स होती हैं जो कंपनी को दी जाती हैं, वो आपको यहाँ पर 17(2) में मेंशन करनी है। प्रॉफिट इन लिeu सैलरी क्या होता है दोस्तों, ये होता है जैसे आपको ई शॉप मिले हैं 17(3) के अंदर, तो आप उनको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। या फिर आपको लगता है कोई ऐसी कोई आपको प्रॉफिट की इन लिeu ऑफ सैलरी, मतलब सैलरी के बदले आपको कहीं प्रॉफिट में शेयरिंग दी जा रही है, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी होती है। ओके दोस्तों, एक अगला पॉइंट यहाँ पे है इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट्स मेंटेन नोटिफाइड कंट्री 89A। 89A की सारी कंट्रीज़ हैं, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और रिटायरमेंट बेनिफिट मेंटेन कंट्री अदर देन 89 है, तो वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं वो यहाँ मेंशन आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पेंशन की जो बात है, आप चाहें तो सैलरी में भी डाल सकते हैं और इसको अदर यहाँ पे ई पॉइंट में भी पुट कर सकते हैं। अब एग्जाम्प्टेड अलाउंस, दोस्तों एग्जाम्प्टेड अलाउंस कैसे होते हैं, देखिए आपको समझना होगा, थोड़ा सा आपको नॉलेज चाहिए, बाकी अदरवाइज इनकम टैक्स भी आपकी बहुत मदद करता है। आप इस लिस्ट को खोलेंगे, स्क्रॉल डाउन कीजिए, चेक कीजिए, जैसे इसमें कई सारे अलाउंस है, टिफिन अलाउंस है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, राइट। आपको कुछ परक्विजिट्स ऐसी हैं जो से उसमें गवर्नमेंट सिटीजन की भी यहाँ पे आपको बाहर भेजा जाता है। आपको कुछ कम्युनिटी पेंशन रिसीव हो रही है, ठीक है, कम्युनिटी पेंशन, आपको कुछ ऐसा इनकम रिसीव हो रहा है जो गवर्नमेंट की तरफ से एग्जाम्प्टेड है, तो आप यहाँ से पढ़ के उसे पुट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब आपको 89 की रिलीफ दी जाती है। 89 क्या पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे 89 का पॉइंट आता है, कभी भी जब आप देखते होंगे कई बार आपको एरियर सैलरी मिलती है। एरियर सैलरी क्या होती है कि पुराने पिछले सालों का आपको कोई बकाया मिलता है, तो क्या होता है आप देखेंगे कि अब धीरे धीरे, जैसे मान के चलिए आपकी लास्ट ईयर सैलरी थी 8 लाख रुपए, अब आपकी सैलरी साल आपको प्रमोट होकर 12 लाख हो चुकी है। अब आपको किसी पुराने साल का एरियर अगर इस साल मिलेगा तो आपके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि 10 लाख तक मान लीजिए टैक्स लगता है आपका 20%, और 10 लाख से ज़्यादा पे लगता है मान के चलिए 30%। तो वो एरियर भी जोड़ने के कारण वो टैक्स और बढ़ गया, जिस पे 20% टैक्स लगना था उस पर 30% टैक्स लग गया। तो सरकार कहती है आप चिंता नहीं कीजिए, हम आपको 89 की रिलीफ करेंगे। आप फॉर्म 10EE, एक फॉर्म 10EE आता है, आप फॉर्म 10EE फाइल कीजिए, तो वहाँ से फाइल करके आप अपना एरियर क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों मेरी राय ये है, आप कोई कंसल्टेंट ही इसके लिए नियुक्त करें, आप इसे काम नहीं करें। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम लोग डिडक्शन, ये ऑटोमेटिक आपको डिडक्शन मिल जाती है और ये आपको सेव कर देना है। अब दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, हम लोग दिखा देते हैं आपको हाउस प्रॉपर्टी की डिडक्शन कैसे आपको क्लेम करनी है। आपको मैंने सारे इनकम को ट्राई किया है यहाँ पे, ताकि मैं समझा सकूँ। मान के चलिए आपको रेंट आ रहा है, मैंने यहाँ पे लेट आउट किया है। देखिए 3 तरह की प्रॉपर्टी हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेट आउट और डीम लेट आउट। सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब आप रह रहे हैं, लेट आउट यानी कि आपने किराए पे दी है, और डीम लेट आउट यानी कि ये माना जाता है कि किराए पे चढ़ी हुई होगी। तो आप तीनों से कोई भी प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर सकते हैं, और सच में किराए पे दे रखा है तो आप क्लेम कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड क्यों शो किया, जब मैं घर में रहता हूँ तो मुझे फिर भी क्यों डिटेल डालने की जरूरत है, उसके पीछे कारण क्या होता है। यहाँ पर है सेक्शन 24 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 24 सबसेक्शन 2। सेक्शन 24 सबसेक्शन 2 होता है यहाँ पर इंटरेस्ट का। ये आप देख रहे हैं, ये क्या चीज़ है दोस्तों, ये आप जो भी मकान आपने बनाने के लिए लोन लिया है उसका इंटरेस्ट का छूट दिया जाता है। मैं यहाँ पे ट्राई भी करके दिखाता हूँ आपको, मैं 2 लाख रुपए की छूट यहाँ डाल देता हूँ ताकि आपको भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये आपको 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट का छूट यहाँ पे मिल गया है, मैंने क्लेम कर लिया है और मैं इसे ऐड ऑन भी कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि हाईएस्ट जो छूट है वो 2 लाख तक ही मिलती है आपके होम लोन के चुकाए हुए ब्याज के ऊपर। तो मैं यहाँ पर इसको ऐड कर देता हूँ, ऐड करके आप देखेंगे यहाँ मेरी किस तरह से इनकम हो चुकी है। ये मैंने सैलरी की दिखाया आपको, और फिर मैं नीचे बात करता हूँ तो ये मेरा हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है। इसके बाद देखेंगे मैंने आपको 2 लाख का ब्याज का छूट दिया तो इनकम मेरी कम हो गई है। अब इसके बाद मैं नीचे जा रहा हूँ तो मेरे को इंटरेस्ट, ये सर आपको ऑटोमेटिकली मिलता है। मैंने आपको बताया था कि बैंक्स होती है, LIC है, क्रेडिट कार्ड कंपनियां हैं, व्हीकल जो जिनसे आप गाड़ी खरीदते हैं, व्हीकल कंपनियां हैं, आपकी रजिस्ट्रार ऑफिस है जहाँ प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराते हैं, सभी क्या करते हैं अपनी डिटेल आपके इनकम टैक्स अधिकारी को दे देते हैं। आपको यहाँ ऑटोमेटिकली शो करना है, आपको उन पर टिक करना है। आपकी कमीशन की इनकम है, आपने यस किया है, ओके। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज़ और रह गई है हमारी, हमने आपको ध्यान होगा कमीशन और भी था, राइट।
हमारी कमीशन की इनकम भी थी, तो हमें कमीशन की इनकम भी यहाँ पर शो करनी है। तो हमें कमीशन की इनकम को बढ़ा के क्या करना है, जैसे हमारा 3 लाख रुपए के आसपास कमीशन था, तो हमें इसको मान के चलिए कम कर देते हैं आफ्टर एक्सपेंसेस, क्योंकि आप चाहें तो यहाँ पे एक्सपेंसेस मेंशन कर सकते हैं, यानी कि मेरे जो इनकम कमाने के लिए जो भी खर्चे किए गए उसके बाद में काट के मान के चलिए मैंने 2,45,000 रुपये अर्न किए हैं। मैं आपको सब चीज़ दिखाऊंगा आपको, ठीक है। आप देख पा रहे हैं मैंने 2,45,000 डाल दिया है, तो मेरी इनकम 6,20,000 हो चुकी है। एग्रीकल्चर इनकम भी मैंने डाली हुई है, आप देख पा रहे होंगे, तो मैंने एग्रीकल्चर इनकम पे भी टिक कर दिया है। मैं आपको अंदर से जाके दिखा देता हूँ। ये देखिए एग्रीकल्चर इनकम आपको दिख रही होगी। एग्रीकल्चर इनकम आप यहाँ पे 5,000 रुपये मैंने दिखा दी है, क्योंकि आपको मैंने बताया भी था कि एक एग्रीकल्चर इनकम अगर 5,000 से ज़्यादा है तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते, आपको ITR 2 में जाना होगा। ओके, हमने यहाँ पे सारी चीज़ क्लियर कर दी है। मैं ये कंफर्म करके इसको आगे बढ़ रहा हूँ। अब देखिए मेरा पॉइंट 2 कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं डिडक्शंस की। डिडक्शंस हैं दोस्तों, यहाँ पे सारी डिडक्शंस क्लियर हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, डिडक्शंस देखनी है कि आपके ऊपर कौन कौन सी। दोस्तों सबसे पहले 80CCD सबसेक्शन 2 क्या है। दोस्तों आपको ध्यान होगा NPS का एक प्रोविज़न आया था, नेशनल पेंशन स्कीम का, वो है। अगर आपके ऊपर लागू होता है तो आप प्लीज़ इसमें डाटा डालिए, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर दीजिए और आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके, आप इसको आगे बढ़ सकते हैं। आप इसके आगे बढ़ने के बाद आप इनके अंदर जो भी डिडक्शंस हैं वो सारी यहाँ पे पुट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई डिडक्शन नहीं डाली है। ओके, तो हम इसे कंफर्म कर देते हैं और यहाँ पे हम लोगों ने डिडक्शन दे दी है। मैं वापस से आपको डिडक्शन का कॉलम दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको डिडक्शन, इफ़ यू आर एंटाइटल्ड एनी क्लेम प्लीज़ सेलेक्ट टू द सच क्लेम एलिजिबल डिडक्शंस। ओके गाइस, ये चीज़ आपकी हो गई है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ हम कंफर्म करते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर टैक्स पेड। दोस्तों ये ऑलरेडी जो टैक्स TDS काटा हुआ है सरकार ने, वो अमाउंट है। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे अगर आपने खुद ने अगर टैक्स जमा कराया होता तो वो आपके यहाँ पे शो करता, जिससे इसमें वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स बोलते हैं। अगर आपका TCS कटा हुआ है, जैसे कई बार हम लोग महंगी कारें खरीदते हैं 10 लाख से ऊपर, या फिर हमारा किसी प्रकार का हम लोग ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें TCS की एप्लीकेबिलिटी है, तो यहाँ पे TCS की आपको शो करता। TDS आपका सैलरी पे कटा हुआ तो सैलरी पे शो करता। तो यहाँ पे 15,000 का आपको TDS भी दिख रहा है, जो अदर देन सैलरी है, यानी कमीशन वाला TDS है। ओके, ये पॉइंट भी आपका मैंने कवर किया है। अब बात करते हैं टैक्स लायबिलिटी। दोस्तों टैक्स लायबिलिटी कितनी आ रही है आपकी, यहाँ पर आप देखेंगे 6,20,018 रुपये की इनकम आ रही है आपकी, 17,000 रुपये का आपका टैक्स बनता है। रिबेट आपको पूरी मिल गई है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चीज़ अब मैं आपको समझाता हूँ, ये यहाँ पर टैक्स क्यों पूरा के पूरा माफ़ हो रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पे देखना है 89 हम लोगों ने यहाँ पे जो सेक्शन लिया है वो न्यू स्कीम के अंदर में अडॉप्ट किया हुआ है। ओके, तो इस कारण से आपको यहाँ पे कोई भी टैक्स चार्ज नहीं हो रहा है। हम लोग जैसे ही यहाँ पे चेंज करते हैं, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है इस जगह की। यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको 115(BC का ऑप्टिंग न्यू रिजीम का है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, बेस्ड ऑन द प्रीवियस रिस्पॉन्स फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये इसी के बिहाफ पे आपका टैक्स का कैलकुलेशन किया जाता है। तो 115(BC आप दोनों बार सेलेक्ट करके देख सकते हैं, आप यस नो करके देख सकते हैं, तो आपको यहाँ से आइडेंटिफाई होता रहेगा। ओके गाइज, अब आपको यहाँ से दोबारा पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भरनी होगी। क्यों? क्योंकि आपने इसको वेरीफाई चेंज कर दिया है। तो मैं वापस से अभी इसको कर देता हूँ। तो आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, क्योंकि आप चेक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा आपको भरने में, लेकिन ये है कि आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी यहाँ पे। ओके गाइज, यहाँ पे हम लोगों ने इस तरह से किया है। अब इसको मेरे को थोड़ा सा इनकम वेरीफाई करनी होगी यहाँ पे। ओके, कंटिन्यू कर देते हैं, इसको कंटिन्यू करते जाते हैं। हम लोगों ने इसको कंफर्म कर दिया है। कंफर्म करके हम वापस, मैंने बताया ना आपको, हम अगर कोई भी छोटा चेंज करते हैं तो हमें सारी चीज़ें पुट करनी पड़ेंगी इस चीज़ के अंदर। तो ये हमारा वापस से क्लोज हो गया है। ओके, हम कंफर्म कर देते हैं। टैक्स पेड का ऑप्शन है, हम कंफर्म कर देते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे आप देख रहे हैं टैक्स लायबिलिटी 0 आ रही है, ये भी हम क्या कर देते हैं, कंफर्म कर देते हैं। कंफर्म करने के बाद आप देखेंगे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आपको यहाँ पे शो करेगा, पहले आपका कॉम्पिटिशन पूरा, आप चाहें तो इसका डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे शो डिटेल भी खोल सकते हैं, यहाँ खोल के आप सारी चीज़ देख सकते हैं। ओके, टैक्स पेड आपकी सारी, और इसको डाउनलोड करके आप चेक भी कर सकते हैं। और बाद में रिफंड आ रहा है, इसमें रिफंड कितने का आ रहा है मेरा, 15,000 का। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो मेरा रिफंड आ रहा है 15 का, ठीक है ना। तो ये प्रीव्यू कर लीजिए, प्रीव्यू करके आप करेंगे आगे। मैं इसको दिखा देता हूँ, सबमिट पे अपन नहीं जाएंगे क्योंकि ये डिटेल हमें और करेक्ट करनी है। तो यहाँ पे जाके हम लोग इसे क्लेम कर देंगे और इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद जैसे मैं टिक करूँगा, देखेंगे आप यहाँ पे सिलेक्ट, मेरा प्रोसीड टू प्रीव्यू का आ गया।
तो दोस्तों ये मैंने आपको पूरा कंप्लीट वीडियो बताया है ITR फाइल करने के लिए। मैंने कोशिश की है कि जितना ज़्यादा मैं आपकी मदद कर सकूँ इस चीज़ के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।